अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप दोनों का? ठीक ठाक है? दो ही बच्चे हैं इसके क्लास में, तो माशाल्लाह शुरू करते हैं। कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन आप दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ये बात मैंने बताई नहीं किसी को। आज मेरा पहला दिन था, मैंने पैक में टीएशिप शुरू की थी। तो कहते हैं वहाँ से कुछ थक के आया था, तो आके सो गया। उसके बाद बस चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं आज कहते हैं लेक्चर को। खमसा आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है कल से रिलेटेड? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे क्लियर कर दें ज़रा मेरी आवाज़। आज मैं थोड़ा सा एक्चुअली अलग जगह पे बैठा हूँ, तो मुझे क्लियर कर दें मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर हैं? चलें आज हम आगे शुरू करते हैं। 1.2 पे वो कहता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है उसने ये कितने पहले भी। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि बेसिकली सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, क्या कहते हैं इसके इफेक्ट्स होते हैं। कभी वो कह देता है इफेक्ट्स ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कभी वो कह देता है कॉन्सिक्वेंसेज। तो उसका बेसिकली वो कहता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी। देखें, कंपनी की एक अलग पर्सनैलिटी होने का मतलब है कि कंपनी की लाइबिलिटीज उसके साथ हैं। आपको मैं एक्चुअली एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कंपनी की बेसिकली लाइबिलिटी लिमिटेड होती क्यों है। लेट्स से आप दोनों कहते हैं बहनें हैं, ठीक है। यहाँ पे हंसा है और यहाँ पे फरा है। क्या हंसा की लाइबिलिटी पूरी करने का फर्ज फरा को होगा? ये बहनें हैं, तो क्या लाइबिलिटी पूरी करने का फर्ज कानून की हद तक, ठीक है ना, यहाँ पे फैमिली रिलेशंस को नहीं देखेंगे। क्या कानून कभी इसकी लाइबिलिटी पूरी करने के लिए इसको कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि आपका कहते हैं फैमिली रिलेशंस हैं, लेकिन दिस इज अ सेपरेट पर्सन एंड दिस इज अ सेपरेट पर्सन, ठीक है ना। तो अगर इफ दिस पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो यहाँ से कॉन्सिक्वेंसेस कभी इधर शिफ्ट नहीं होंगे। इन सेम गोज विद दिस पर्सन कि अगर दिस पर्सन बिकम्स कितने इंसॉल्वेंट, तो यहाँ पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जाएंगे, ठीक है ना। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फाइनेंशियल एंड अदर लाइबिलिटीज। तो इसलिए आपके ऑनर्स अलग हैं, बिजनेस अलग है। तो बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, इट हैज इट्स ओन सेपरेट लाइबिलिटीज। तो अगर ये बैंकरप्ट होता है इस, तो इसकी लाइबिलिटीज इस तक ही रहेंगी, ऑनर्स को शिफ्ट नहीं होंगी। उसके बाद वो कहता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। हमने कल के लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर्स हु शुड बी मेंबर्स, ठीक है ना। हमने ये नहीं कहा था हु मस्ट बी मेंबर्स, हमने कहा था कि सबसे ऊपर होते हैं सबसे बल्कि मैं आपको ये चीज बता देता हूँ क्योंकि ये हमने चीज पढ़ी नहीं थी, ठीक है ना। हमने सबसे ऊपर होती है चीज शेयर होल्डर्स। फिर शेयर होल्डर्स के बाद उसकी ब्रांच, कितने शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग होते हैं मेंबर्स, मेंबर्स के अंदर से कुछ लोग होते हैं डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के अंदर से कुछ एक बंदा होता है सीईओ, ठीक है। तो ये ब्रॉडर टर्म है, ये बाद में नैरो चीज जाती रहती हैं। अब मैं आपको जरा बताता हूँ, आपने कभी स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना हुआ है? फराह खान साहब दोनों ने कभी स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना हुआ है? अब मेंबर्स जो होते हैं
उनको मीटिंग्स की कहते हैं, मीटिंग्स में जाना पड़ता है, उनकी एक अलग मीटिंग्स वगैरह होती हैं। आपने कभी ड्रामों में, टीवीज में वैसे सुना होगा कि लोग कॉल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज और कहते हैं मैंने इतने शेयर्स खरीदने हैं, थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं कहते हैं कि मैंने इतने शेयर बेचने हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन अब ना ये किसी मीटिंग में जा रहे हैं ना ये कुछ और कर रहे हैं, तो ये मेंबर्स नहीं है। मेंबर्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये वो होते हैं जिनका नाम रजिस्टर में कितने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होता है ना। एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर सारे मेंबर्स का नाम होता है, उसके अंदर इनका नाम लिखा होता है। तो एक बंदा जो बारो बारी कंपनी के बाहर से ही इतने शेयर खरीदता है, शेयर बेचता है, वो इसके अंदर नहीं आता। तो ब्रॉडर टर्म आपकी शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स के अंदर से वो लोग जिनका नाम रजिस्टर में लिखा होता है और जो मेंबर बनना चाहते हैं वो मेंबर बन जाते हैं। फिर मेंबर्स के अंदर से इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के थ्रू डायरेक्टर्स बनते हैं, और डायरेक्टर्स के अंदर एक इलेक्शन होता है जिसके थ्रू बनता है सीईओ। बेसिकली मैं कहते हैं एक क्या हिसाब किताब होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने बात देखी थी कि मेंबर्स अलग हैं, डायरेक्टर्स अलग हैं। हमने कहा हु शुड बी मेंबर्स, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जहाँ पे डायरेक्टर्स का मेंबर होना नहीं जरूरी नहीं होता, और कुछ जगह पे तो अगर डायरेक्टर कहते हैं एक बंदा मेंबर है वो डायरेक्टर बन नहीं सकता। ठीक है ना। एक चीज होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर मेंबर भी हो, नहीं जरूरी नहीं है। मैं आज लैपटॉप पे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलता हूं और पीटीसीएल के 1000 शेयर्स परचेज कर लेता हूं। यही मैं कल कितने हैं पीटीसीएल जो है उसके 500 शेयर्स बेच देता हूं। ठीक है ना। अब मैं बैठा वहां पे क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। मैं बैठा सिर्फ हवाओं में डीलिंग कर रहा हूँ। ना मैंने शेयर्स की पोजीशन ली है, ना कुछ ऐसा हिसाब किताब हुआ है। मैंने खरीदे, मैंने बेच दिए। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि बिजनेस में क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है ना। कामरान साहब आपके डायरेक्टर बैठे हुए हैं, मुझे इनसे कोई इशू नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि कामरान साहब एक डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं। ठीक है। ये चीजें होती हैं शेयर होल्डर्स। मेंबर्स जो होते हैं वो अपना नाम लिखवाते हैं कि हाँ भाई मैंने मेंबर बनना है। ठीक है ना। फिर वो एक रजिस्टर होता है। यस, मेंबर रजिस्टर होते हैं। यस एग्जैक्टली। इवन एक रजिस्टर होता है पूरा जिसके अंदर सारे मेंबर्स का नाम होता है। इस रजिस्टर के अंदर एक बंदा अपना नाम लिखवाता है कि हाँ मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। इवन कि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन में भी लिखा होगा कि वो बंदा मेंबर होता है जो मेंबर बनना चाहे और वो अपना रजिस्टर में नाम लिखवाए। क्लियर है। शेयर होल्डर का मेंबर होना जरूरी नहीं होता, हाँ मेंबर का शेयर होल्डर होना जरूरी होता है। क्लियर। चलें। तो यहाँ पे मेंबर और डायरेक्टर्स ये दो अलग अलग चीजें आ जाती हैं। शेयर होल्डर बेचारे तो वो तो हवा में डीलिंग कर रहे होते हैं, उनका तो हिसाब किताब होता ही नहीं है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अपने अंदर से ही डायरेक्टर्स बनवाते हैं, इलेक्ट होते हैं उनके, और वो डायरेक्टर्स जो हैं वो फिर डायरेक्ट करते हैं एक कंपनी की डायरेक्शन को। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की बात कर लेते हैं। मैंने अभी अभी बात की थी कि मैं आज वेबसाइट लगाता हूँ और मैं पीटीसीएल के 1000 शेयर खरीद लेता हूँ। क्या पीटीसीएल के बाकी ऑनर्स को पता चलेगा कि मैंने 1000 शेयर खरीद लिए हैं, बाकी शेयर होल्डर्स को? जरा सोच के बताएं। नहीं पता चलेगा। अगर उनको मेरे ये शेयर खरीदने का नहीं पता चला तो कल को मैं आपको, आप दोनों को मैं 500 शेयर दे देता हूँ। क्या इस चीज का पता चलेगा कंपनी को? मतलब कंपनी को तो पता चलेगा ऑफ कोर्स। क्या दूसरे कितने शेयर होल्डर्स को पता चलेगा? दूसरे शेयर होल्डर्स को भी पता नहीं चलेगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे मैंने बड़ी ही आसानी से ऑनरशिप पूरी की पूरी ट्रांसफर कर दी है। ठीक है ना। अब शेयर जब बंदा खरीदता है तो ही बिकम्स द ऑनर ऑफ द कंपनी। मैंने कंपनी की ऑनरशिप ही ऐसे ट्रांसफर कर दी और किसी को पता भी नहीं चला। ये चीज होती है एक कंपनी में कि आप पूरी पूरी ऑनरशिप ही ट्रांसफर कर देते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों?
क्योंकि भाई काम तो सारा डायरेक्टर्स कर रहे हैं। आपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर दिए, किसी को नहीं पता चला। हाँ अब बताएं जरा मुझे, क्या दूसरे शेयर होल्डर से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या ट्रांसफर कर दूं या नहीं। यही अगर पार्टनरशिप होती, क्या सारे के सारे पार्टनर्स मानते तो ही मैं ट्रांसफर कर सकता? क्या हमने ऐसी चीज पढ़ी थी पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में यही था कि हमने अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना है, मैं अगर फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, मैं किसी को अपनी जगह पे पार्टनर रख रहा हूँ, सारे के सारे पार्टनर्स बैठेंगे, फिर वो यूनानिमसली मानेंगे इस चीज को कि हाँ ऐसा है, तब ये हो सकेगा। यहाँ पे मैंने बारों बारी ये काम कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद बात आती है परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अच्छा मुझे बताएं जरा, मैंने ये 1000 शेयर्स खरीद लिए, मैं आपको यहाँ से एक बात बताता हूँ, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए हैं, जिसके अंदर से मैंने 10,000 शेयर्स खरीद लिए। जिस वक्त वो मैंने आपको 500 शेयर्स बेचे, तब भी वो सेम ही चीज थी जैसे मैंने 1,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, ऐसा ही है ना? तब भी वो सेम चीज है, ठीक है ना? जैसे, तो अब देखें जरा, क्या कंपनी को कोई फर्क पड़ा है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है या नहीं हुई? उनके पास तो, उनके तो अभी भी 10,000 शेयर्स बिके हुए हैं, ये 1,000 शेयर्स बिके हुए हैं, ठीक है ना? तो इसी तरीके से जब ऑनरशिप की ट्रांसफर होने से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह की कंपनी फिर परपेचुअली सक्सीड करती है। परपेचुअल कहते हैं दायमी, एवर लास्टिंग, नेवर एंडिंग। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, नेवर एंडिंग। क्यों? ये 1,000 शेयर्स हैं, लेट से इनकी मालियत है 1 रुपये ही है, तो 1,000 का कैपिटल है यहाँ पे, वो कंपनी के पास है। मैं यही कैपिटल आपको बेच देता हूँ, तो मुझे आप 1,000 मतलब कितने, फर्म मुझे 500 रुपये दे देंगी और खंसा मुझे 500 रुपये दे देंगी। जो 1,000 रुपये कंपनी के पास थे वो तो वहीं रहेंगे, और कंपनी ने पैसों पे चलना होता है, तो वो तो चीज वहीं रह गई। तो इसका मतलब है कि कंपनी को जब फर्क ही कोई नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी के पास पैसे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तो ये परपेचुअली सक्सीड कर सकती है, अनलेस कंपनी को कोई लॉस हो जाए, ठीक है ना? ये हमने एंड पे पढ़ी थी, एक कंपनी को हम या तो खुद ही वाइंड अप कर दें, या कंपनी कोई ऐसी हरकतें करती हुई पकड़ी जाए जो कि कानून मना करता है, और कानून कह दे कि कंपनी बंद कर दें, या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए। कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे कंपनी बंद हो सकती है, वरना जब तक कंपनी को बंद ना किया जाए कंपनी बंद नहीं होती। समझ आ गई है तीसरा पॉइंट भी आपको? इन तीनों पॉइंट्स में कोई इशू आपको, कोई इशू है? चले, ये आपका, ये साथ साथ लिखते रहे अपना होमवर्क, ये आपने तीनों पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि पास पेपर का क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। इसको वो उसने थोड़ी गहराई के अंदर बताना मुनासिब समझा है, क्योंकि इसको हम ये बड़ी गहरी चीज है। वो कहता है शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स, इसके थ्रू हमारी परपेचुअल सक्सेशन पे क्या इंपैक्ट आता है देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स, मतलब कि आपने शेयर खरीदे हैं, तो इसका मतलब है आपने कंपनी को पैसे दिए हैं, और वो कंपनी का पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल। एंड द शेयर होल्डर्स, उसके साथ उसने मेंबर्स लिख दिया है। अभी तक आपने ये याद रखना है कि शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, लेकिन उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे जब हम मेंबर्स की डेफिनेशन को कितने एग्जामिन करेंगे। वो कह रहे हैं कि कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर एंड द शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। कहते हैं कि शेयर हो कितने हैं, वो जो कैपिटल है उसका सरमाया, जो उसका पैसा है सारा, वो शेयर्स की सूरत में दिखाई देता है, और उसके जो शेयर जिन लोगों के पास हों वो उसके ऑनर्स कहलाते हैं, जैसे हमने उस शुरू में बात की थी। The term member and shareholders are used interchangeably. However, there are a few differences that have been discussed later in this chapter. वही बात उन्होंने कर दी है कि हमने अभी तक शेयर होल्डर और मेंबर को एक जैसा ही बताया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। कोई इशू पहली इस हेडिंग में?
चलिए आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है हु कैन ओन अ शेयर, कौन कंपनी का शेयर खरीद सकता है? एनी लीगल पर्सन। लीगल पर्सन के अंदर नेचुरल भी आ जाता है, आर्टिफिशियल भी आ जाता है। मतलब एक हम इंसान भी खरीद सकते हैं और कंपनी भी खरीद सकती है। एनी लीगल पर्सन कैन ओन अ शेयर, दिस इंक्लूड्स अदर कंपनीज। उनके लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसके अंदर कंपनीज भी, कोई कंपनी भी शेयर खरीद सकती है। इट इज वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम और ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। टैक्स पढ़ा है आपने अभी कुछ अर्से पहले, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कितने मोर देन, बल्कि मोर देन नहीं, नॉट कितने सच कंपनी of which not less than 50% shares are owned by a company, a foreign company which is owned by, fully owned by foreign government। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया होना चाहिए कि कंपनी भी दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकती है। और आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंटिंग के अंदर आपने बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट पढ़ी होगी। वो इन्वेस्टमेंट यही होती है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। तो और इसको आप बेसिकली FAR 2 के अंदर जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं शेयर्स, क्योंकि आप इससे फाइनेंस देते हैं और फाइनेंस लेते हैं। तो एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, और वो कह रहे हैं कि ये काफी कॉमन है कि कुछ कंपनी दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीद सके। कोई इसमें इशू सेकंड कहते हैं हेडिंग में? चल मैं साथ साथ आपसे पूछता रहूंगा ताकि आपको पता लगता रहे और मुझे भी पता लगता रहे कि आपको पता लग रहा है, आपको समझ आ रही है। वैसे दो स्टूडेंट्स हैं तो उसका फायदा होना चाहिए। तो उसके बाद वो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बारों बार हमने ट्रांसफर कर दी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, किसी को पता ही नहीं चला। दिस शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली बाय सेल, गिफ्ट और इनहेरिटेंस। टैक्स पढ़ा है आपने, ठीक है। टैक्स के अंदर आपने कैपिटल गेन्स पढ़ा है, उसके अंदर आपने मेरे ख्याल से शेयर्स के बारे में जितना पढ़ लिया है कि गिफ्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। आप कहते हैं तो इंक्रीज कर दे, नहीं नहीं खुदा का वास्ता इंक्रीज ना करना स्टूडेंट्स। ये कितने अच्छा है कि मैं आप दोनों हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप दोनों का कुछ समझ नहीं आती तो मुझे पता लग रहा होगा कि हाँ भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही। वैसे भी ज्यादा हो चीज तो काफी बर्डन भी हो जाएगा, और फिर ये आप दोनों के साथ भी ज्यादती होगी, तीनों के साथ। एक स्टूडेंट तो कितने रिकॉर्डिंग ले रही हैं, मुझे नहीं समझ आती कि आजकल बच्चे। मेरे साथ के FTS की लड़की है तीसरी जो है, लेकिन वो खैर उसने रिकॉर्डिंग सुनी है, वो कहेगी पता नहीं मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। भाई कितने ये चीज आपने कैपिटल गेन्स के अंदर पढ़ ली है कि सेल क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी बड़े आसानी से एक शेयर दूसरे को बेच सकते हैं विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर्स। ये चीज हम कितने अभी डिस्कस की थी कि दूसरे शेयर होल्डर्स को पता भी नहीं और हमने बेच दिए हैं। एज अपोज टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर सारों का कितने सारों से पूछना पड़ता है। क्लियर है बच्चों ये वाली हेडिंग भी? चलें, फिर उसके बाद शेयर ट्रांसफर। आप कितने सॉरी शेयर ट्रांसफर, आप व्हेन शेयर आर ट्रांसफर the rights associated with the shares such as right to receive portion of any dividend paid by the company, ठीक है ना। अब एक बंदा शेयर किस लिए खरीदता है? या तो वो महंगा हो जाएगा और बेच दूंगा, या फिर लंबे अरसे के लिए खरीदता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर मैंने एक शेयर खरीदा है और मेरा मकसद है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, और वही शेयर मैं आगे आपको बेच देता हूँ, तो आपको जब शेयर मिलेगा तो इसका मतलब है आपको वो ये हक भी मिल जाएगा कि आप उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएं। लॉजिक समझ आती है ना? जो लॉजिक समझ आती है। तो ये हक भी आपको मिल जाएगा कि आप उसके ऊपर डिविडेंड लें। सर ऐसे भी बता दिया कि किस टाइप क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये कितने अभी तक जितने मैंने आपको बताया है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर कोई आपको घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। हाँ आपके कितने हैं, मैं आपको लेक्चर के एंड पे कुछ कितने 3 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताता हूँ।
बिजनेस लॉ में तो इतना मसला नहीं था, आता यहाँ पे ज्यादा मसला आएगा। वैसे आपका जो कंपनी लॉ है इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो जरा मुश्किल ही हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है उसकी 3 एग्जाम है, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये आपको समझ आ गई है कि राइट्स एसोसिएटेड भी कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, कि अगर मैंने शेयर लिया है, मुझे डिविडेंड मिल रहा है, मैं अब आपको शेयर बेचूंगा तो आपको डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। और राइट टू अटेंड और वोट एंड एनी जनरल मीटिंग, ठीक है ना। मैंने अगर शेयर लिया हुआ है, मैंने 10% लिए हुए हैं शेयर एक कंपनी के, रेशियो क्यों कम थी पासिंग की सी लॉ की, मैं इसका भी जवाब भी आपको लेक्चर के एंड पे देता हूँ कि एक्चुअली मसला क्या था। ये साइकोलॉजी है, समझते थे लोग बच्चे कि हाँ भाई सी लॉ बड़े छोटे से सब्जेक्ट कितने हैं चैप्टर, तो जिस वक्त ये दोनों इकट्ठे होते थे तो कहते हैं पास सी लॉ की वजह से पास होता था। बेसिकली आज भी कहते हैं, मेरी टीए से भी बात हो रही थी जिसकी जगह मैं गया हूँ, तो उसको भी मैंने ये बताया था। खैर मैं आपको एंड पे बताता हूँ। ये आप बच्चों आपको चीज़ समझ आ गई है कि अगर मैंने 10% शेयर्स खरीदे हुए हैं और मैं एक कंपनी में वोट देता होता हूँ जब भी कुछ जनरल मीटिंग होती है और मैं अटेंड भी करता हूँ वो मीटिंग, तो जब मैं आपको वो बेच दूंगा शेयर्स, तो वो हक मीटिंग अटेंड करने का भी आपको चला जाएगा और उसके अंदर वोट करने का हक भी आपको चला जाएगा। ट्रांसफर टू द न्यू ओनर। बेटा ये आपको क्लियर है सब कितने हैं शेयर ट्रांसफर के, इसके साथ के सारे हक भी आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर है, चलें। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन यानी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये कि आपका एक देखें जरा, a change in ownership or even the death or bankruptcy of owners does not affect the existence। बेटा कुछ लोग क्या, काफी लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते। मैं आप ये कहते हैं इस चीज को आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं ना, इनका हिसाब किताब वैसे तो लॉ ने कुछ और डिफाइन किया है, लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी लॉ कितने हिसाब से बता दूं। जिस वक्त मेंबर्स की लाइट नहीं गई और लाइट नहीं आ रही होती ना, वो घर में बोर हो रहे होते हैं, तो वो कंपनी मुंह उठा के चले जाते हैं, जाके कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ भी मेरी मीटिंग है, मैंने अटेंड करनी है, ताकि वहां पे एसी में बैठ जाए। वरना मीटिंग अटेंड करने के लिए, कंपनी कराची की है, मैं लाहौर में बैठा हूँ, एग्जैक्टली कंपनी कराची की है, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मीटिंग आ गई है, मैं कह दूंगा भी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कहूंगा नहीं ऑफ कोर्स, मैं कह दूंगा कि हाँ भी मुझे एक बड़ा ज़रूरी काम है, मैं ज़रूरी काम से सो जाऊंगा। ठीक है, तो मीटिंग काफ़ी लोग अटेंड नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए, मतलब ईमानदारी वाली बात यही है, लेकिन काफ़ी लोग अटेंड नहीं करते मीटिंग। खैर परपेचुअल सक्सेशन वाली बात आ जाती है कि द चेंज इन ओनरशिप और इवन द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ द ऑनर। देखें अगर एक बंदा अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपनी को। एक शेयर होल्डर के साथ कुछ हो जाता है, वो मर जाता है बेचारा या बैंकरप्ट हो जाता है, तब भी कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? वो शेयर किसी और के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी इन एनी वे चलती रहेगी बिकॉज इट इज नॉट बाउंड बाय द कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स ओनर्स। क्लियर है बच्चों, ये आखिरी पॉइंट भी आपको। चलें, अब मैं जरा आपको बताता हूँ, यहाँ तक हमने 1.3 तक पढ़ लिया है, मैं आपको जरा बताता हूँ मसला आता क्या है। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था ये क्या नाम है इसका, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा हाँ भाई करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन के। ठीक है, एक जो कितने थ्योरी का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपके बिजनेस ये सी लॉ के अंदर हो सकता है सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन आए, तीसरी तरह का मुश्किल होगा लेकिन आ सकता है। पहली तरह वो आपसे सीधा सीधा कह दे करेक्टरिस्टिक्स बताएं एक आर्टिफिशियल पर्सन के। अटेंड कितने हैं इस चीज को समझ जाएंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। ग्रामीण वाला। दूसरा, वो आपसे एक बड़ा लंबा सा सिनारियो बताता है कि ये मुआविज है, ठीक है, इसकी लॉटरी निकल आई, इसको $10 मिलियन मिल गए। इस बंदे ने कहा कि ये $10 मिलियन को या तो वो बहुत कितने हैं 2 तरीके से उड़ा सकता है, या वो उसकी सैर कर ले, ठीक है ना, वो चला जाए यूके चला जाए, वो कनाडा चला जाए, या वो एक इसे इन्वेस्ट कर सकता है।
और इसने एक बहुत एक्सटेंसिव कहते हैं बहस की है अपने सीनियर्स से, और उसके बाद ये इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये अपनी एक कंपनी खोल लेता है। अब इसने अपनी कंपनी खोली है तो इसने एक प्राइवेट कंपनी बना ली है। अब मुझे बताएं जरा उस प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। है ये भी क्रैमिंग वाला ही, लेकिन इतना लंबा सिनारियो डाल के जो उसने रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ली है। यही देना, ठीक है ना। इसकी कितनी बड़ी उसने कितने हैं सिनारियो दे के, तो उसके बाद उसने पूछा फिर भी यही है। और तीसरा तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो आपको दे भी सिनारियो ही, और वो अपने हल भी एज अ सिनारियो ही करना है। अभी तक हमने इस वाली कैटेगरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, वो पहली और दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस पढ़े हैं, कि जैसा मर्जी वो क्वेश्चन पूछ ले, पूछेगा यहाँ से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही। और ये भी उसने ऐसे ही चीज पूछी है, मतलब बड़ा लंबा उसने सिनारियो दिया था कि हाँ भाई इस बंदे ने ये कंपनी बनाई है, कभी ये हो गया ये हो गया ये हो गया। उसने सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी उसकी कितने हैं, उसे किसी ने बताया कि आपकी कंपनी के सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मतलब इतनी लंबी छोड़ के उसने एंड पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया। तो अभी तक जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं, इवन ये भी, वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से रिलेट करती हैं। मतलब वो आपसे पूछेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, चाहे वो जैसा मर्जी पूछ ले। क्लियर है बच्चों? चलो, उसके बाद वो कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। ये मैं एंड पे आपको बताता हूँ, लेक्चर के एंड पे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ये रीजंस ऑफ फेलियर क्या होते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको अगर वन वर्ड वाली बात बताऊँ, क्रैमिंग के इश्यूज होते हैं, बच्चे रट्टा नहीं लगा सकते। लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, देखें अब आपको लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बता दिया गया है कि मसला होता गया है। आपकी लाइबिलिटीज जो हैं वो 12 की हैं, आपके एसेट्स जो हैं वो 10 के हैं। तो एक्सेस लाइबिलिटीज आपकी 2 की हैं। इसके बारे में माजरत कर ली जाएगी क्रेडिटर से। वन कितने हैं, छोटी सी अगर मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में फिर माजरत कर ली जाएगी कि हाँ भाई माजरत है, ये 2 रुपये आपको नहीं दे सकते। लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ये तो हमें पता है, आगे पढ़ लेते हैं। लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है ना, ये अप्लाई करती है शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी पे। और मुझे बताएं जरा, क्या कंपनी अपने हाथ पांव से काम करती है? नहीं। तो कंपनी के पास भी वही पैसा होता है जो शेयर होल्डर्स ने दिया हो या कमा लिया हो। ठीक है ना। अब देखें, इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ। ये देखें, ये 2 रुपए की जो एक्सेस लाइबिलिटी है, इसके बारे में माजरत हम क्रेडिटर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बर्डन हमने शेयर होल्डर्स पे नहीं डालना। ठीक है, ये चीज हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी कि हमने ये वाला 2 रुपए का जो कितने बर्डन है, अगर तो लिमिटेड लाइबिलिटी ना होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप होती, तो ये 2 रुपए की जो लाइबिलिटी है वो हम उसके पार्टनर्स पे डाल देते हैं, उनका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के इसको रिकवर कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 रुपए की एक्सेस लाइबिलिटी के बारे में हम क्रेडिटर से माजरत कर लेंगे कि आपको ये नहीं रिकवर कर सकते, कितने आपको पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये बर्डन हम शेयर होल्डर्स पे नहीं डाल सकते। अब एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी किस हद तक होती है? मैं मुआविज हूँ, सपोज करते हैं कि मैं मुआविज हूँ और मैंने कैपिटल लगाया हुआ है 100 का। ठीक है, और ये 100% है कैपिटल का। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कितने एसएमसी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, मेरी 100% कितने उसमें शेयर होल्डिंग है, और मेरी मतलब 100% शेयर होल्डिंग के साथ साथ मैंने कैपिटल कितना लगाया है, 100 का। 120 रुपए की लाइबिलिटी आ गई है, मेरी कंपनी है। ठीक है ना, और क्रेडिटर वकार साहब हैं। ये कितने हैं, 20 रुपए की जो लाइबिलिटी एक्सेस रह गई है, 20 रुपीज की जो लाइबिलिटी एक्सेस रह गई है, इसके बारे में ये मेरे पास नहीं आएगा। मेरी कंपनी है, 100% शेयर होल्डिंग भी मेरी ही है, लेकिन वो इसके लिए मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कहाँ तक है, 100 तक जो मैंने लगा दिया था।
वो अनपेड रहेगी। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। It does not apply to the company itself. A company is fully liable for its debts and liabilities. अब इसके बारे में इसका इशू बेसिकली क्या आ जाता है कि ये तो मेरी लाइबिलिटी हो गई, ठीक है ना। कंपनी के पास हो सकता है एक 100 रुपया ना हो, मैंने कंपनी को एक 100 रुपया लगाया था, सारा साल कंपनी ने काम किया और उसने प्रॉफिट कमाया 250 का, जिसके अंदर से 50 डिविडेंड के तौर पे मुझे मिल गए। तो अब कंपनी के पास कितना बचा हुआ है, -50 इज इक्वल टू 300। ऐसा ही है, ऐसा ही है बच्चों। 200 कैसे, ये 100 रुपया कैपिटल और 250 रुपया जब प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, ये 350 हो गया, उसके अंदर से 50 डिविडेंड पे कर दिया, तो 300 रुपया आपका कंपनी के पास पड़ा हुआ है। अब 350 आ गई हमारी लाइबिलिटी, 350 आ गई, मुझे फिर भी सिर्फ 100 रुपये का धक्का कहते हैं झटका लगेगा, जो बाकी कहते हैं 250, मतलब 250 रुपये की लाइबिलिटी है, वो कहाँ जाएगी, वो कंपनी पे करेगी। और वो कंपनी ऑफ कोर्स नहीं पे कर सकेगी क्योंकि 50 का डिविडेंड पे कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 200 की लाइबिलिटी पे करके 50 रुपए के बारे में माजरत कर ली जाएगी। अब क्लियर हो गया बच्चों ये क्या लिखा हुआ था, अ कंपनी इज फुली लायबल फॉर इट्स डेट्स एंड लाइबिलिटीज। कंपनी नहीं कहेगी कि मुझे कितने हैं डिविडेंड पहले पे होगा, हम सपोज कर रहे हैं कि पहले डिविडेंड पे हो रहा है, ठीक है ना। वरना जो पहला हक है वो क्रेडिटर्स को जाता है, लेकिन लेकिन हाँ, ये पहले सबसे आपका कैपिटल, सबसे पहले आपका रिटेन्ड अर्निंग जाती है। ये मैं आपको बिल्कुल एंड वाली बात बता रहा हूँ कि जब कंपनी यहाँ पे ये तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी ना, लेकिन अगर कंपनी वाइंड अप ना हो रही हो, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल थोड़ी सी बता देता हूँ कि अगर इतनी ज्यादा बड़ी लाइबिलिटी नहीं है तो पहला इम्पैक्ट किसे जाता है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो होता है ना, वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग हो जाता है। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी है, आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। चलिए गुड हो गया। अब यहीं से डिविडेंड निकलता होता है, यहीं से सब कुछ। मैं आपको फिर पहले बता देता हूँ, अगर तो लाइबिलिटी है, पहले तो डिविडेंड पे हो गया, वो तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर लाइबिलिटी आ जाती है कोई ऐसी किस्म की, तो पहली जो कहते हैं जो प्रायोरिटी होती है वो लाइबिलिटी को पे करने की होती है। 150 की आ गई है, बल्कि अगर आ गई है आपकी, अल्लाह भला करे, 250, मतलब जितना आपने कमाया था प्रॉफिट, ये तो कैपिटल था, ये आपका प्रॉफिट था, जिसको मिला के 350 हुए थे। अगर आपकी 250 की लाइबिलिटी आ गई है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 100 रुपया यहाँ से फिर 150 रुपया यहाँ से, नहीं, ये सबसे पहले पूरे का पूरा हिट करेगा यहाँ। क्लियर है बच्चों अब। चलें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया, ये इतना आपका सिलेबस में है नहीं, लेकिन अपने ये चीज़ याद रखनी है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ताकि आप लोगों के लिए भी अगर कोई अजीबो गरीब किस्म का सिनारियो आ जाए तो आपको सेंस बने। आगे वो कहता है जस्ट एज एनी पर्सन वुड बी लायबल फॉर हिज डेट्स एज ही और शी इनकर्स। वो कह रहे हैं कि कंपनी भी अपनी डेट्स के लिए वैसे ही लायबल है जैसे एक इंसान, आम इंसान अपनी डेट्स के लिए लायबल होता है। इस पहली हेडिंग में आपको कोई इशू हो, कोई इशू है। उसके बाद कहते हैं लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो कहते हैं कि लायबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर काम कर रहा है, मेरी गलत कितने, मैं डायरेक्टर हूँ, आई एम अ डायरेक्टर, मेरे गलत डिसीजंस की वजह से कंपनी का नुकसान हो गया, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने बस डायरेक्ट सही नहीं किया, मैंने ये कहते हैं एज अ डायरेक्टर मैंने एक ऐसी डील कर ली है, ऐसी डीलिंग कर ली है, ऐसी मैंने जगह निगोशिएशन कर ली है जहां पे मुझे नुकसान हो गया है, ठीक है ना। तो अब इस नुकसान का मैं पर्सनली लायबल नहीं हूँ। पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी
कहते हैं एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट। इंटेंशन ठीक थी लेकिन इनकॉम्पिटेंस की वजह से, ठीक है ना, मैं कहते हैं शायद मैं बहक गया। तो वो कह रहे हैं कि दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर्स। इंटेंशन सही है, अपनी पावर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अपने कानून को नहीं तोड़ रहे, तो दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। मैंने अपनी पावर्स के अंदर रह के, कानून के दायरे में रह के एक गलत डीलिंग कर ली है जिसमें कंपनी को नुकसान हो गया, तो वो मुझे नुकसान नहीं हुआ, वो कंपनी को नुकसान हुआ है। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर समझ आती है? चलें, उसके बाद वो कहते हैं लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, और हमने अभी ये चीज बताई है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो कहां तक जाती है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। जहां तक उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वहां तक जाएगी, उनका शेयर चला जाएगा। अब बकाया जो लाइबिलिटी है वो उनके घर का कितने हैं सामान बेच के पूरी नहीं की जाएगी। पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू द ऑनर्स यानी कि मेंबर्स, ऑनर्स यानी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर यानी कि मेंबर। हमने अभी तक इनका कोई डिफरेंस नहीं पढ़ा, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसके बाद से हम ख्याल रखेंगे कि हमने शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को मिक्स नहीं करना। The limited liability applies to the members. The liability of owner of a company for the debts of the company is limited. यहां तक तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था कि लिमिटेड होती है, लेकिन टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, वो यही चीज है ना जो उन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है, ऐसे ही है ना। ठीक हो गया। तो एंड दे डू नॉट हैव टू पे एनी अमाउंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। यहाँ पे थोड़ी सी मिसलीडिंग कहते हैं ये सॉरी, थोड़ी सी मिसलीडिंग आपकी ये लाइन है, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते हैं कि अगर कंपनी बंद हो रही है तो आपके शेयर होल्डर्स ने कुछ भी पे नहीं करना, सारे का सारा तो वो पहले ही पे कर चुके हैं, तो और उसके अलावा कुछ पे नहीं करना। एक कंपनी है, मैंने उसमें 1,000 शेयर खरीदे हुए हैं और लेट से 1 रुपए का एक शेयर है, तो 1,000 का कैपिटल मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब क्या ये 1,000 रुपया मैंने कंपनी को दे दिया हुआ है? दे दिया हुआ है ना बच्चों?